हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुषमा त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल युवा जंक्शन एडुकेयर। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो सेशन है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम। ठीक है, सामान्य विज्ञान के, जनरल साइंस के जो जीके है, इसका क्वेश्चन 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को मिस आउट मत करिए, सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए और इफ पॉसिबल एक नोटबुक साथ में लेके बैठिए, एक पेन लेकर बैठिए साथ में, और उसको क्या करिए, नोट डाउन करते जाइए, खासा नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और जो नोट्स हम बनाते हैं वो हमें बहुत दिनों तक याद रहता है, तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, और वो बहुत जल्दी भी याद होता है। जो हम अपनी राइटिंग में लिखते हैं ना, वो हमें बहुत जल्दी से याद हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि अपना खुद का नोट्स बनाइए इफ पॉसिबल। और इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्या है, जो इसका पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नीचे लिंक से आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ सी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विनेगर किससे बना है। ठीक है, विनेगर, व्हाट इज विनेगर मेड अप ऑफ। जो विनेगर होता है वो किससे बना हुआ होता है? तो विनेगर आपका बना होता है एसिटिक एसिड से। ठीक है, याद कर लीजिए, विनेगर बना होता है एसिटिक एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप्स निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर में जो है वो कौन सा आइसोटोप्स यूज होता है? तो वो होता है यूरेनियम 238। याद कर लीजिए, यूरेनियम 238 जो होता है वो न्यूक्लियर पावर के प्रोडक्शन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, हु इन्वेंटेड रेडियो एक्टिविटी। तो ये जो है, इसको आपको लर्न कर लेना है। जो हैनरी वैकरल थे, हैनरी वैकरल ने रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था। ये हैनरी वैकरल जो है, ही इन्वेंटेड रेडियो एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैरेड किसका मात्रक है? फैरेड जो होता है वो किसका यूनिट है? तो आपके जो है, जो फैरेड होता है वो धारिता का, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। ठीक है, ओम जो होता है वो रेजिस्टेंस का होता है, और जो फैरेड है ये कैपेसिटेंस का होता है। याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? तो पिस्तौल का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने। ठीक है, सैमुअल कोल्ट थे, उन्होंने पिस्टल का आविष्कार किया था, ही इन्वेंटेड पिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल्कि एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? अब देखिए, यहाँ पर आपको यूनिट में भी दो यूनिट याद होनी चाहिए। यहाँ पर हमें पूछा है एसआई यूनिट क्या है ना? तो एसआई यूनिट है आपकी न्यूटन। बल्कि एसआई यूनिट होती है न्यूटन और दूसरी होती है डायन। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, बल्कि एसआई यूनिट है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का औसतन तापमान डैश है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डैश। तो एवरेज टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का, हमारा जो औसतन तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगर इससे ज्यादा 37 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और हम कहते हैं कि हमें फीवर हुआ है। राइट। नेक्स्ट है, पानी का हिमांक बिंदु डैश है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट में दिया है, डिग्री सेल्सियस में भी पूछा जा सकता है। फ़ारेनहाइट में दिया हो तो 32 फ़ारेनहाइट होता है, जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हिमांक बिंदु ऑफ, हिमांक बिंदु, पानी का हिमांक बिंदु होता है 32 फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में पूछ लिया जाए तो याद रखिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ये जो सिरोसिस रोग होता है, सिरोसिस जो डिजीज है, ये हमारे लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना है? व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। जो बल्ब जब हम जलाते हैं तो उसमें एक आपको तार सी दिखाई देती है, वो जो तार होती है उसको हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, और वो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। याद रखिए, फिलामेंट जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमें बोल रहा है द्रव्यमान की इकाई नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मास? जो हम वजन करते हैं किसी भी चीज का, तो कैसे करते हैं? द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? वेट कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का? पाउंड में निकाल सकते हैं, किलोग्राम में भी, ग्राम में भी हम कहते हैं कि ये इतने ग्राम का है। डाइन में नहीं कहते हम, ठीक है। डाइन जो होता है वो फोर्स की यूनिट होती है। डाइन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका दीवार डैश में पाई जाती है? द सेल वॉल इज फाउंड इन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिए। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट में ही पाई जाती है। प्लांट सेल में, जो प्लांट की सबसे छोटी जो कोशिका होती है, यूनिट होता है सबसे छोटा, उसी में सेल वॉल पाया जाता है। जितने भी एनिमल सेल है ना, उसमें सेल वॉल नहीं होता। यही डिफरेंस भी है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, ठीक है। अब आप दूसरे ऑप्शंस देख लीजिए। फिश सेल और बर्ड सेल, मतलब पक्षी कोशिका, मत्स्य कोशिका, जंतु। तो फिश और बर्ड है, दे आर नथिंग बट द पार्ट ऑफ एनिमल ओनली, ठीक है। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए सेल वॉल के बारे में कि किस में होता है, तो वो प्लांट सेल में होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ठीक है, अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग होता है? यस, तो वो रोग होता है गंडमाला, गॉइटर जिसे हम कहते हैं। दिस इज गॉइटर। ये होता है आयोडीन की डिफिशियंसी से, ठीक है। इसको हम गलघोटू भी कहते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में गलघोटू दिया है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, आप उसको भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया रोग किससे संबंधित होता है? ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। पायरिया, ये तो पता है कि हाँ भाई मुंह में होता है, पर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गम से, मसूड़ों से। मसूड़ों में होता है पायरिया, और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इंसुलिन का स्त्राव। ये देखिए आप, इंसुलिन का स्त्राव किससे होता है? इंसुलिन सिक्रेट्स फ्रॉम। तो ये जो इंसुलिन होता है ये आपका सिक्रेट होता है, निकलता है पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। याद रखिए, इंसुलिन जो है रिलेटेड ही होता है पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पुष्प है। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपका जीके में भी पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? फूल गोभी कहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा जो फ्लावर होता है वो होता है रफलेशिया। याद रखिए, सबसे बड़ा फ्लावर होता है रफलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाँ जी, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन निमोनिया? निमोनिया से हमारे फेफड़े जो होते हैं, लंग्स होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अगर आपने एटॉम चैप्टर पढ़ा है तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन क्या है, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रुदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। रुदरफोर्ड जो है उन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु, ठीक है। दांत और अस्थि बहुत इजी है, ये आपने बहुत उसमें भी सुना होगा कि ये टूथपेस्ट में कैल्शियम है। जो कैल्शियम से, जो कैल्शियम होता है वो हमारे दांत और अस्थि मतलब हड्डियों के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ठीक है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश? जो फिश होती है उसके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, ठीक है। 4 भाग होते हैं, 4 कपाट होते हैं हम कहते हैं। उसी तरीके से इसमें जो है 4, इसमें फिश में जो होते हैं वो कितने होते हैं? मछली में 2 होते हैं, हृदय में 2 पार्ट होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए। तो राइट, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21, सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है। जो क्लोन बना था, सबसे पहला क्लोन, ठीक है, स्तनधारी क्लोन, वो कौन सा है? द फर्स्ट ममाल क्लोन इज, तो वो है डॉली, ठीक है। डॉली एक शिप है, डॉली एक शिप है, और इसको बनाया गया था 1996 में, 5 जुलाई 1996 में, ठीक है। तो ये याद रखिए आप। और ये जो बॉनी दिया हुआ है ये इसकी डॉटर का नाम था, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? अब हीमोग्लोबिन जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे रक्त से संबंधित है, रक्त में पाया जाता है। आपने अक्सर ही सुना होगा कि
हीमोग्लोबिन जब हम टेस्ट कराने जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम है या अधिक है, तो उसके लिए क्या होता है, डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन सजेस्ट करते हैं ना, सुना होगा आपने कि आयरन की गोलियां ले लीजिए। तो उसमें क्या होता है, विच मेटल इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन, तो क्या होता है, लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए इस तरीके से, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। जो हमारा मानव शरीर है, इसमें नमक की मात्रा, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन आवर बॉडी, तो वो कितना होता है, वो होता है 0.04%, ठीक है, 0.04%, ये होता है। ये याद रखिए, हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है 0.4%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन की लेयर आपने सुनी होगी, हमारे अर्थ के चारों तरफ जो है एक आवरण है गैस का, और उसे हम क्या कहते हैं, ओजोन, है ना, ओजोन लेयर है। तो ओजोन का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, O3, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है O2, लेकिन ओजोन का क्या होता है, O3, तो इसको याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है, मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या होते हैं। अब आप जानिए, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ मार्स गैस, तो जो मार्स गैस होती है, इट इज नथिंग बट मीथेन, इसका मेजर कंपोनेंट होता है मीथेन, या आप कह सकते हो कि मीथेन को हम एक मार्स गैस भी कहते हैं, मीथेन का दूसरा नाम है मार्स गैस, इसीलिए इसका प्रमुख घटक जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है, मीथेन गैस होती है, तो इसको आप याद रखिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी, हु गेव द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। आपने स्टोरी सुनी होगी कि जो है न्यूटन जी, या न्यूटन, इन्होंने दी थी हमें गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा, ठीक है। आपने स्टोरी सुनी होगी कि जो न्यूटन है वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उन्हें वहां पर एक एप्पल गिरता हुआ दिखाई दिया, तो उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ठीक है, ऊपर क्यों नहीं गया, इस प्रकार से जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई और इन्होंने ही इसका डेफिनेशन दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है, जो सोडियम धातु होती है ना आपकी, जो सोडियम है, सोडियम इज यूजुअली कैप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, किसके साथ रखा जाता है। जो सोडियम होता है ना, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजों के साथ वो रिएक्ट करके दूसरा कंपाउंड बना देता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, सोडियम केरोसिन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो सोडियम को केरोसिन के साथ रखा जाता है, याद रखिए, सोडियम को केरोसिन के साथ रखा जाता है। अगर आप सोडियम को जल में मिलाएंगे ना तो विस्फोट हो सकता है, सोडियम को अगर हम जल में मिलाएं, वाटर से मिलाएं, तो एक विस्फोट होता है। सोडियम केरोसिन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए सोडियम को केरोसिन के साथ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क है, अब एल्यूमिनियम धातु आप जानते हैं, अब इसका अयस्क और क्या है, बॉक्साइट जो होता है, याद रखिए एल्यूमिनियम का अयस्क है। देखिए आप दूसरा ऑप्शन दिया है हेमेटाइट, ये लोहे का अयस्क होता है, आयरन का। क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्गी इनमें से किसकी बीमारी है, एप्लस इज द डिजीज ऑफ विच ऑफ दिस, ठीक है, कौन सा डिजीज है, तो जैसा कि आप जानते हैं, जो मिर्गी होती है ये हमारे नर्वस सिस्टम से, ठीक है, नर्वस सिस्टम से रिलेट होती है, नर्वस सिस्टम की बीमारी है, तंत्रिका तंत्र की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु कितने दिन की होती है, द एज ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ठीक है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं, इनकी आयु होती है 120 डेज की, 120 दिन की इनकी आयु होती है, तो इसको आप याद कर लीजिए। हमारा 31 क्वेश्चन है, परमाणु न्यूक्लियस डैश के बने होते हैं, एटॉम न्यूक्लियस आर मेड अप ऑफ, अब एटॉम न्यूक्लियस किस चीज का बना होता है, इसके लिए आपको परमाणु संरचना पता होनी चाहिए कि परमाणु कैसे बना होता है। तो देखिए, परमाणु के न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और इसके चारों तरफ घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन। कि परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, एटॉम का जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस बनता ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हम देख लेंगे क्या है, यस, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन, P+N याद रखिए, यहाँ पर P+N ये होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है, ठीक है। एड्स किस सूक्ष्म जीव से होता है, तो वो होता है वायरस से, विषाणु से होता है एड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में किया जाता है। तो बीसीजी जो टीका होता है, सुना होगा आपने, बीसीजी टीका लगाया जाता है। बीसीजी टीका किस लिए लगाया जाता है? हाँ जी, बीसीजी टीका लगाया जाता है तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस को हम टीबी भी कहते हैं। टीबी रोग से बचने के लिए, तपेदिक रोग से बचने के लिए जो है बीसीजी टीका लगाया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, जैसे शिशु, नवजात शिशु होता है, उसको जल्द से जल्द ये टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल विलेय विटामिन है? जल विलेय मतलब जल में घुलनशील। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है? जल में विलेय जो है, जल में घुलनशील, जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा होता है जो पानी में इजीली घुल जाता है? तो वो होता है आपका विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी जो होता है वो पानी में इजीली सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है, ठीक है। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है या कौन सी गैस भरी हुई होती है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिल, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब किससे फिल होता है? आपने, मैंने इसके पहले क्वेश्चन कराया था इसके पहले सेट में, कि जो बिजली के बल्ब में एक फिलामेंट होता है, वो किसका बना हुआ होता है? यस, आपको याद होगा, टंगस्टन का बना होता है। तो इसी से रिलेटेड है, बिजली के बल्ब में ना आर्गन जो होती है, ये गैस भरी हुई होती है। और ये क्यों भरी हुई होती है? जो टंगस्टन होता है ना, इसकी लाइफ बढ़ा देती है। अंडरस्टूड? जो टंगस्टन बल्ब के अंदर होता है, उसकी क्या करती है, ये लाइफ बढ़ा देती है, इसीलिए अर्गॉन या नियॉन गैस भी भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अग्निशमन के लिए, क्या अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? व्हाट डू वी यूज फॉर फायर फाइटिंग, ठीक है। अग्निशमन मतलब आग बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पर देखिए, उसी का प्रयोग करेंगे जिससे आग बुझ जाए। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन दिया है, ये ज्वलनशील गैस होती है, आपको पता होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो, ये भी ज्वलनशील गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आग बुझाने के काम आती है, ये ज्वलनशील गैस नहीं होती। और ये जो है मीथेन गैस, ये भी नहीं यूज होती है। तो हमारा आंसर है, यस, हमारा आंसर होगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशमन के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? क्या रेजोनेंस सुनने के लिए, जब कोई हम बोले और वो ध्वनि हमारे तक वापस आ जाए, उसके लिए मिनिमम, कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वो दूरी होती है 10 मीटर की, ठीक है, 10 मीटर, ठीक है। किसी भी ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो मिनिमम दूरी है वो कितनी है? 10 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान, पलायन वेग क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी। ये क्या होता है? वह वेग जो कि अगर हम न्यूनतम वेग, जो भी हम किसी पिंड पर अगर लगाएं, किसी भी पिंड पर अगर हम ये वेग लगाएं और उससे वह पिंड, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए और वापस ना आए, ठीक है, वो पिंड पे हम इतना वेग लगाएं, न्यूनतम वेग जिससे वो जो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए और वापस ना आए, उसे हम कहते हैं पलायन वेग। तो द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून, चंद्रमा पर एस्केप वेलोसिटी क्या है, पलायन वेग क्या है, कितना है? वो है 5.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 5.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग वोल्टेज इज, बहुत इजी है। वोल्टेज मापने के लिए हम, मापन के लिए हम वोल्टामीटर यूज करते हैं, ठीक है। वोल्टेज के लिए हम वोल्टामीटर यूज करते हैं। अमीटर हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए, विद्युत के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ओम्स,
ओम मीटर, ओम किससे रिलेटेड है? प्रतिरोध से, ठीक है, रेजिस्टेंस से। तो प्रतिरोध नापने के लिए हम क्या लेते हैं? ओम मीटर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। टेस्ला चुंबकीय डैश की इकाई है, बहुत इजी है। टेस्ला जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। ऑप्शन है ए, टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन अ लेड पेंसिल? ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर रॉन्ग कर देते हैं। तो क्या होता है, जो लेड पेंसिल है इट इज अ नेम, ठीक है, और पेंसिल के अंदर जो होता है वो ग्रेफाइट यूज होता है, लेड बिल्कुल भी यूज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 0%। व्हाट माई पॉइंट? आंसर होगा 0%। लेड पेंसिल में लेड का 0% होता है, क्योंकि वो किससे बनी हुई होती है? यस, ग्रेफाइट से बनी हुई होती है। ग्रेफाइट यूज होता है पेंसिल में, तो इसीलिए इसका आंसर है 0%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? यहाँ पर इसमें से हमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नहीं चाहिए ये बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखिए, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, या उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जिसमें वनस्पतियां क्या करती हैं? अपना भोजन बनाती हैं, और जो है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, और उनको क्या चाहिए होता है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर क्या नहीं यूज हो रहा है? वो क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस क्या होता है? ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखिए, ड्राई आइस हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का प्रशीतन में प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेशन में। रेफ्रिजरेशन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे कुछ गैसें दी हुई हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इसमें से आपका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसको हम रेफ्रिजरेशन के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कभी भी हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा, नहीं पढ़ा और आंसर कर दिया। सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू ग्रीन हाउस गैस? तो उसका आंसर आपका क्या होगा? यस, यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो, ये तीनों जो है ये ग्रीन हाउस गैस होती है। तो हमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो हमें जस्ट याद करना है, हैरी जो है, हैरी बियरली, इन्होंने जो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, प्रतिरोध मापने की इकाई क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ठीक है, मेजरिंग यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है? प्रतिरोध को मापने की इकाई होती है ओम्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाब की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। ठीक है, और पास्कल किसके बराबर होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। याद रखिए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये होता है दाब की इकाई, प्रेशर की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? जो स्टार्स हैं वो किससे बने हुए हैं? तो जी वो बने हुए हैं हाइड्रोजन और हीलियम से। जो स्टार होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध चीनी में मौजूद नहीं है? ठीक है, which among the following is not present in pure sugar?
प्योर शुगर में क्या नहीं होता है? अब हमारे ऑप्शन दिए हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसमें से हमें देखना है कि क्या नहीं होता है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए, शुगर को हम सुक्रोज भी कहते हैं और उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, बहुत क्लियर हो जाएगा इससे आपको। देखिए, सी कार्बन है, H22 है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 11 क्या है? ऑक्सीजन है। क्या नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है इनमें से। तो हमारा आंसर क्या होगा कि शुद्ध चीनी में, प्योर शुगर में, सुक्रोज में क्या नहीं होता है? नाइट्रोजन नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 52। एक कंटेनर को 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी से भर दिया जाता है। एक कंटेनर है जिसका तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसमें पानी को भर दिया जाता है। यदि पानी का तापमान डैश है तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, पानी कब ओवरफ्लो होगा? हमने उसको क्या किया है, 4 डिग्री तापमान पर पानी को रख दिया है। तो हमें बताना है कि बढ़े, मतलब अगर हम उसको बढ़ाएंगे तब ओवरफ्लो होगा, घटाएंगे तब ओवरफ्लो होगा, या बढ़ाए घटाएंगे तो भी ओवरफ्लो हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए, 4 डिग्री तापमान पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। ये पानी का एक असाधारण, जो आप कह सकते हैं, गुण है। इसका तापमान 4 डिग्री पे सबसे घनत्व जो है 4 डिग्री तापमान पर सबसे ज्यादा होता है। तो इसका आंसर है, अगर आप इसको जो है पानी का तापमान बढ़ाओगे या घटाओगे तब भी वो क्या होगा? ओवरफ्लो होगा। तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एक घड़ी के स्प्रिंग में किस तरह की ऊर्जा संग्रहित होती है? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन स्प्रिंग ऑफ अ वॉच? जो स्प्रिंग होती है ना वॉच की, उसमें जो एनर्जी होती है वो स्टोर्ड होती है। ठीक है, और स्टोर्ड जो एनर्जी होती है, जो संग्रहित ऊर्जा होती है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी वस्तु में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो स्प्रिंग ऑफ अ वॉच, घड़ी की स्प्रिंग में जो है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो हमारा आंसर है बी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। किसी कार्य को करने की क्षमता को निम्न प्रकार से जाना जाता है। कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। क्या? कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क क्या होता है? एनर्जी, ऊर्जा होती है। किसी भी कार्य को करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट ले लीजिए। सामान्य रक्त परिसंचरण के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? मतलब नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमें कौन सा विटामिन चाहिए? ठीक है, तो वो क्या होता है? विटामिन के। विटामिन क्या होता है? फैट सोल्यूबल होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है। विटामिन के क्या होता है? फैट सोल्यूबल होता है। ठीक है, और ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, जो थक्के जमते हैं ब्लड के, रक्त के, ये उसको रोकता है। तो इसीलिए सामान्य रक्त परिसंचरण के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। आंसर है विटामिन के। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? द ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ड्यू टू। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो उसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है, राइट। क्या होता है? जो सूर्य से किरणें निकलती हैं वो जब हमारे वातावरण में पहुंचती है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, तो उसके कणों से टकरा कर क्या होती है? इधर उधर बिखर जाती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, बिखर जाती हैं का क्या मतलब होता है? फैलाव हो जाता है उसका। उसका क्या अर्थ होता है? विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का डिस्पर्शन हो जाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब कोई भी रेज यहाँ पर पड़ती है कण पे, तो वो क्या होती है? 7 कलर्स में विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहला होता है इंडिगो और लास्ट में होता है रेड। यहाँ पर इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, यहाँ से यहाँ तक लेकर इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, जिस कारण से हमें नीला रंग दिखाई देता है आकाश। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिमेन लिक्विड एट रूम? कौन सा अधातु जो है वो लिक्विड अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है? यहाँ पर ये तरल हो जाएगा। ठीक है, तो वो होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि हमें सामान्य टेम्परेचर पे, सामान्य तापमान पर लिक्विड अवस्था में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
निम्नलिखित में से किसके निर्माण में पौधों में कैल्शियम की आवश्यकता होती है? कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन प्लांट इन द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, हमारी हड्डियों के बोन्स के निर्माण के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें सेल वॉल बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेट में। पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल, ठीक है, ऑन अर्थ इज। हमारा ऑप्शन है सोना, लोहा, हीरा और प्लेटिनम। सबसे कठोर होता है हीरा, डायमंड होता है सबसे। तो टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन क्या है देखिए, वायु में निम्नलिखित गैसों में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? आपने देखा होगा कि अगर हम पीतल के बर्तन जो कि एकदम येलोइश कलर के होते हैं, अगर हम उनको बाहर रख देते हैं तो उनका आपने कलर देखा होगा थोड़ा सा फेड हो जाता है। ठीक है, सी व्हाट इज गिवन, brass gets discolored in air because of presence of which of the following gases in air। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम पीतल को बाहर रख देते हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकदम येलोइश कलर होता है जो कि थोड़ा सा फेड हो जाता है, तो क्यों होता है, उसका क्या कारण है? एयर में, जो हवा में, ऐसी कौन सी गैस होती है जिसके कारण जो है उसका रंग फीका पड़ जाता है? तो वो देखिए हमारे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। तो ये जो ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण क्या होता है, जो पीतल होता है उसका रंग फीका पड़ जाता है। तो याद रखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण क्या होता है, जो पीतल है आपका, जो ब्रास है, ये एक अलॉय है। ठीक है, ये एक अलॉय है जो कि बना होता है कॉपर और जिंक से। इसमें 70% जो है वो कॉपर होता है और 30% क्या होता है, जिंक होता है, और इन दोनों को मिलाकर बनता है पीतल। ठीक है, और हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड, इस गैस के कारण ये क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है, डिस्कलर्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड एक्सरे। बहुत इसमें क्या करना है आपको, इसको जस्ट याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने एक्सरे की खोज की? एक्सरे की खोज किसने की थी? देखिए ऑप्शन है मैरी क्वेरी, जे थॉमसन, डब्ल्यू सी रॉजिंटन, यहाँ थोड़ा टाइपो एरर है, नाउ जेम्स चैडविक। तो देखिए जो एक्सरे की खोज है वो 1895 में डब्ल्यू सी रॉचटन ने की थी। डब्ल्यू का फुल फॉर्म है विलियम कॉनराड रॉचटन। इन्होंने 1895 में एक्सरे की खोज की। तो याद रख लीजिए, डब्ल्यू सी रॉचटन, विलियम कॉनराड रॉचटन, इन्होंने 1895 में एक्सरे की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने का सोडा का सामान्य नाम क्या होगा? व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर वॉशिंग सोडा? अब क्या है देखिए, धोने का सोडा है तो बहुत इजी, बट कभी कभी क्या करता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। जैसे आप सोचोगे धोने का सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, अरे भाई ये है क्या? बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो आइए क्लियर करते हैं कि वो है क्या। धोने का सोडा, जिसे धोवन सोडा भी कहते हैं, वो क्या होता है, वो होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, याद रखिए वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, जो रासायनिक सूत्र होता है, वो क्या होता है, Na2CO3। याद रखिए, सोडियम Na, ठीक है, और ये CO3 कार्बोनेट, Na2CO3, ये होता है हमारा धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, ये भी बता देते हैं आपको क्या होता है। यहाँ पर Na2CO3 तो हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर अगर हम H लगा दें तो ये क्या हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं, धोने का सोडा। ठीक है, सॉरी, जिसे हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर बेकिंग सोडा। याद रहेगा।
बहुत इजी है, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और सोडियम बाइकार्बोनेट वो क्या है, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जिसे हम खाने में यूज में लाते हैं, वो क्या है, Na2HCO3। एच आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, वो क्या हो जाता है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक चुंबक नहीं है? देखिए ये तो आपको याद करना पड़ेगा। क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट कौन नहीं है, मतलब हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल मैग्नेट कौन कौन से हैं, तभी हम बता पाएंगे कि नेचुरल मैग्नेट कौन नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं, देखिए लॉन्स्टोन, पायरहाइट, कोलम्बाइट, ये तीनों जो मैंने ये तीनों ऑप्शन पढ़े, लॉन्स्टोन, पायरहाइट, कोलम्बाइट, ये तीनों क्या है, प्राकृतिक चुंबक होते हैं। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट होते हैं। बचा क्या हमारा, टाइटेनियम, ये जो है ये चुंबक नहीं है, ये जो है प्राकृतिक चुंबक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। निम्नलिखित में से हमें एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या देता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अस मास नंबर ऑफ एन एटॉम? के लिए आपको पता होना चाहिए कि मास नंबर ऑफ एटॉम क्या होता है, या परमाणु का कुल द्रव्यमान क्या होता है। तो एक पिछले क्वेश्चन में, पिछले किसी सेट में हमने आपको बताया था कि जो इसका पूरा वेट होता है ना, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है, परमाणु के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इसका पूरा भार बनाते हैं। तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या नहीं, न्यूट्रॉनों की कुल संख्या नहीं, कुल नाभिकों की संख्या, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यस, न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ये होंगे ना, जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे, वो क्या बनाएंगे, इसका द्रव्यमान बनाएंगे। तो मास नंबर ऑफ एन एटॉम क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑन्कोलॉजी का अध्ययन है किस, ठीक है, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑन्कोलॉजी किस चीज का अध्ययन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पक्षी, कैंसर, स्तनधारी मिट्टी। तो जो ऑन्कोलॉजी होता है, इट इज अ स्टडी ऑफ कैंसर, याद रखिए, ऑन्कोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ कैंसर। और जो इसका इलाज करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उन्हें हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भोजन की ऊर्जा डैश में मापा जाता है, या भोजन की ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? बहुत इजी है, आप ये डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, हमने इतनी कैलोरी इनटेक की है ना, आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो उसमें हम क्या बात करते हैं, हमने कितना भोजन कैसे खाया, किस में आप करते हो, कैलोरी में। बहुत इजी है, तो द एनर्जी ऑफ अ फूड इज मेजर्ड इन कैलोरीज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक एक उपकरण का नाम बताइए जो दूध का घनत्व मापने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, नेम एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर डेंसिटी ऑफ अ मिल्क। तो हमारे ऑप्शन है लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो आपको आंसर बता देते हैं, लेक्टोमीटर। ठीक है, जो लेक्टोमीटर होता है वो यूज होता है क्या करने के लिए, दूध का घनत्व निकालने के लिए, डेंसिटी ऑफ मिल्क फाइंड आउट करने के लिए। अब आइए आगे देख लेते हैं, इससे 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं। हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर क्यों यूज होता है? हाइड्रोमीटर यूज होता है आपका जो है रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करने। ठीक है, बैरोमीटर क्यों यूज होता है? एयर प्रेशर, एयर प्रेशर नापने के लिए क्या यूज होता है, एयर प्रेशर, इसको आप हवा का दाब भी कह सकते हैं। ये नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर। और हाइग्रोमीटर नमी, ठीक है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के लिए हम हाइग्रोमीटर यूज करते हैं। ओके, तो इससे हमारे ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? यहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है कि किसने सबसे पहले जो है प्रकाश का वेग मापा था। द वेलोसिटी ऑफ अ लाइट, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ अ लाइट वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय हुम। तो वो कौन थे जी, वो थे रोमर। रोमर जो थे उन्होंने सबसे पहले प्रकाश का वेग मापा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अ लाइट was first measured by रोमर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बहुत इजी है, आप जानते हो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हम टेम्परेचर को जो है मेजर करते हैं। इससे भी आपको पता चल जाना चाहिए, न्यूटन, फ़ारेनहाइट, लुई पास्चर या नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट। नाउ
क्वेश्चन नंबर 71, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण का नाम बताइए। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। क्या करना है आपको? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक किससे मेजर करते हैं, भूकंप की तीव्रता किससे मेजर करते हैं, बस उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो हमारे ऑप्शंस है यहाँ पर रिक्टर स्केल, अमीटर, हाइटोमीटर, ओम मीटर। वन बाय वन देख लेते हैं सभी का। देखिए जो ओम मीटर है, जो हमारा डी ऑप्शन है, ओम मीटर, ये किस लिए यूज होता है? यस, आपको पहले क्वेश्चन में करा चुके हैं, प्रतिरोध नापने की, है ना, रेजिस्टेंस मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओम मीटर। हाइटोमीटर क्यों यूज करते हैं? जो सी दिया है, यस, वर्षा, रेनफॉल कितनी हुई ये मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हाइटोमीटर यूज करते हैं। अमीटर हम किस लिए यूज करते हैं? यस, अमीटर हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं। अब बचा क्या? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल हम यूज करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है रिक्टर स्केल। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, तरल धातु है। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने पहले भी लिया है। क्या था? तरल अधातु है। तो याद है आपको क्या था वो? ब्रोमीन तरल अधातु है ना। उसी प्रकार से अब हमें बताना है कि तरल धातु कौन सी है। तरल धातु कौन सी होती है? विच इज द लिक्विड मेटल। मेटल सुनते ही ऐसे लगता है नहीं ये तो ठोस ही होगा, पर नहीं, लिक्विड मेटल भी है। और वो कौन सा है? देखिए, बिस्मथ, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे तो जो है सॉलिड फॉर्म में है। हमें ये जो पारा है, पारा आपने देखा होगा, आपको थर्मोमीटर में, जो घर में भी हम थर्मोमीटर यूज करते हैं, उसमें एक सिल्वर सी लाइन दिखाई देती है। जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले वो जो है बल्ब में होता है सिल्वर कलर, धीरे धीरे फिर वो राइज होता है। तो वो कुछ नहीं, वो क्या है? पारा है, सिल्वर कलर का होता है, पारा होता है। ठीक है, और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो आंसर क्या होगा? द लिक्विड मेटल इज मर्क्यूरी। ठीक है, या हिंदी में इसे हम पारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में अधिकतम होगी? ठीक है, अलग अलग मीडियम है, उसमें सबसे ज्यादा प्रकाश की गति का वेग कहाँ होगा ये हमें बताना है। स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द मीडियम। देखिए हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर हीरा, जो ऑप्शन ए है आपका पानी, बी केरोसिन, सी फ्लिंट ग्लास, और डी क्या दिया है? हीरा दिया है। तो इन सारे ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर है पानी। पानी में क्या होता है? प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और बनता है, अगर यहाँ पानी की जगह निर्वात दिया होता, वैक्यूम। ठीक है, इसी में एक ऑप्शन और दिया होता, वैक्यूम या फिर निर्वात, तो आप क्या करते? तो अब हमारा राइट आंसर क्या होता? यस, तब हमारा राइट आंसर होता वैक्यूम। ओके, क्योंकि जो प्रकाश की गति है वो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर राइट आंसर है पानी। तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पेट्रोलियम आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोलियम आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर पेट्रोलियम फायर? ठीक है, पाउडर फॉर्म होता है, तरल फॉर्म होता है, सोडा एसिटिक या फोम। मोस्टली आपने देखा होगा फोम, जो अग्निशामक में फोम फॉर्म में यूज होता है, बट यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है पाउडर फॉर्म में यूज होता है पेट्रोलियम आग को बुझाने के लिए। अग्निशामक में जो यूज होता है वो क्या होता है? पाउडर, पाउडर फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर इज पाउडर टाइप। नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का माप। लाइट ईयर इज मेजरमेंट ऑफ। जो लाइट ईयर होता है वो किस चीज का मेजरमेंट है? जैसे कि हम जो डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, मान लीजिए हमें यहाँ से कहीं दूर तक जाना है तो हम कहते हैं हम इतने किलोमीटर गए, या ये जो कपड़ा नापना है तो हम कहते हैं ये इतने मीटर का है। तो जैसे ही प्रकाश वर्ष क्या होता है? काफी बड़ा होता है। आपको बताते हैं 95 अरब किलोमीटर, 95 अरब किलोमीटर बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, 95 अरब किलोमीटर बराबर होता है, या फिर आप कह सकते हैं 9.5 ट्रिलियन। ठीक है, 9.5 ट्रिलियन जो होता है किलोमीटर बराबर होता है किसके? एक प्रकाश वर्ष के। तो समझ जाइए कितना ज्यादा दूरी है। तो वो किस लिए यूज होगा? ये कहाँ यूज होता है?
ये यूज होता है तारकीय दूरियां निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एरोडायनामिक्स से आप क्या समझते हैं? नाम से ही क्लियर है, ठीक है। एरोडायनामिक्स इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू एयर। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, और बहुत सारे आंसर दिए हैं, तो इसका आंसर है यह वायु या गैस के प्रवाह में होने वाली हलचल का विज्ञान है। इट इज अ साइंस ऑफ मूवमेंट इन अ फ्लो ऑफ एयर और गैस। तो याद रखिए एरोडायनामिक्स एयर से रिलेटेड है, एयर से संबंधित है। इट इज द साइंस ऑफ मूवमेंट इन अ फ्लो ऑफ अ एयर और अ गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोलॉजी निम्नलिखित का अध्ययन है, ठीक है। अब कैरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये किस चीज का है भाई? तो कैरोलॉजी होता है वो हाथ से रिलेटेड होता है, ठीक है, हैंड से रिलेटेड होता है। यहाँ पर हैंड हो जाएगा, दिस इज हैंड, हाथ से रिलेटेड होता है, ठीक है। दिस इज फीट, दिस इज स्कल, ठीक है। इसको करेक्शन कर लीजिए, हैंड, फीट, कोमेट एंड स्कल। तो यहाँ पर जो कैरोलॉजी है ये किससे जो है संबंधित है? ये हाथ से, पाम से, पाम की स्टडी होती है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पाया कि पौधों में जीवन है? हु डिस्कवर्ड दैट प्लांट हैव लाइफ? किसने पाया? तो ये देखिए ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1901 में, 1901, और शायद 10th में, यस 10th में 1901 में, ठीक है, जो भारतीय इंडियन साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। तो वो कौन थे? तो वो थे जेसी बोस, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जेसी बोस। इसका जो इनके नेम का फुल फॉर्म है वो है जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस जी ने बताया था कि पौधों में जीवन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है, आप सभी जानते हो, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्पादन जो भारत में प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है, मतलब भारत ने कह दिया है कि बैन करो, ठीक है, निम्न में से किस घरेलू उत्पाद में उपयोग में आता है? कौन से हम घरेलू उत्पाद में इसका उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 81 क्या है? इनसेट 2E कहाँ से लॉन्च किया गया? ठीक है, इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया और वेयर वाज इनसेट 2E इज लॉन्च? तो आपको बता दें जो इनसेट 2E है ये हमारे यस इंडिया का ही इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, बट इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, बट इंडिया में नहीं लॉन्च किया गया था, ये किया गया था कोरू में। याद रखिए कोरू देश का नाम है, ये दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुआना, ठीक है, यहाँ पर स्थित है कोरू, और यहाँ से इनसेट 2E लॉन्च किया गया था। और ये अधिकतर जो है जो आपका दूर संचार जो कह सकते हो, टेलीफोन का जो है, टेलीविजन का, इन सब के प्रसारण में काम आता है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टायर की खोज किसने की थी? है तो बट छोटे से सिंपल से क्वेश्चन, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा। डनलप ने, क्या डनलप जी हैं, उन्होंने टायर की खोज की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। एक्चुअली में कोशिश यही है कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ले सकें, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से देखिए, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो देखिए चंद्रमा पर जल नहीं है, चंद्रमा पर जल नहीं है, इसी कारण वहां पर जीवन नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुयान के ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, जो वायुयान होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके जो ट्यूब होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो ऑब्वियसली वो बहुत ऊपर जाते हैं, उस पर कुछ हल्का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो हीलियम, हीलियम होती है ये वायु से, हवा से हल्की होती है, इसीलिए इसको इनके ट्यूबों में भरा जाता है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अगर पूछा जाए कि हीलियम ही क्यों भरा जाता है वायुयान में या गुब्बारों में, क्यों? क्योंकि ये हवा से हल्की होती है, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन और यहाँ पर हो गया, तो इसका आंसर है हीलियम। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी? अच्छा, ये एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस सेट में भी लिया था, तो इसका आंसर आपको पता होगा कि रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविता की खोज जो है किसने किया था? बैकरल ने किया था, ओके। द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय बैकरल। याद रखिए बैकरल जी थे, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज
की थी। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्लियर है आप लोगों को? आगे हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सौर्य प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर्य प्रणाली, ठीक है, सोलर सिस्टम की खोज किसने की? तो जी कैपलर थे। कैपलर जी ने सौर्य प्रणाली की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें, जो तारकोल वाली सड़कें होती है ना, ठीक है, जो कोल से बनी हुई रोड होती है, कोलतार से, तो वो कब ब्रेकेज होती हैं? क्या होता है जब अगर पानी भर जाए उस पे, फिर पानी जम जाए, तब वो क्या होती है, जल्दी से टूट जाती। तो इसका आंसर होगा सड़क पर पानी स्थिर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, हम ले लेते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो जब हम बहुत ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? देखे होंगे चिक्स जो है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं चिक्स जो है वो रेड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो ये इनकी संख्या होती है ना रेड ब्लड सेल्स की, वो बढ़ जाती है, नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इनकी जो संख्या होती है लाल रुधिर कणिकाओं की, या फिर आप कह सकते हैं रेड ब्लड सेल्स की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर जी हैं, इनका नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? ये जो एस चंद्रशेखर जी हैं, वो आप देखिए, वो जो थे खगोल शास्त्री थे, यहाँ पर आप कह सकते हैं खगोल भौतिकी से, एस्ट्रोफिजिक्स से इनका जुड़ाव था, ठीक है। इस फील्ड में इन्होंने बहुत काम किया है। तो आगे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल पीएच, न्यूट्रल कब होता है? 7 पर। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगर इससे कम हो जाए तो वो क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अगर हम 7 से कम कर दें पीएच पानी का तो, ठीक है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, याद रखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम में, यहाँ देखिए 2G स्पेक्ट्रम में जी अक्षर का द्योतित करता है, क्या द्योतित करता है या क्या दर्शाता है? व्हाट डज लेटर जी स्टैंड फॉर और यूज्ड फॉर इन 2G स्पेक्ट्रम? जो जी होता है इट स्टैंड फॉर जनरेशन, ठीक है। ये जो 2G है ये दिस इज स्टैंड फॉर जनरेशन, याद रखिए, इट स्टैंड फॉर जनरेशन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन, हु इन्वेंटेड जेट इंजन? तो यहाँ पर देखिए आप, सर फ्रैंक विल्स, इन्होंने क्या किया था? जेट इंजन का आविष्कार किया था। सर फ्रैंक विल्स थे, उन्होंने क्या किया था? जेट इंजन का आविष्कार किया था। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि एक जगह नोट डाउन करते जाइए, इससे क्या होगा, ज्यादा दिनों तक वो याद रहेगा। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए आपने देखा होगा एक गैस है जो छिड़काव किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया? क्या होता है? क्लोरीन होती है, क्लोरीन गैस, ठीक है। क्या होता है? क्लोरीन, इसका इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए। तो आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। एरोसोल का उदाहरण है, एरोसोल, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, वहां पे भी मैंने आपका कहा था एरो, एरो देखिए अब ये एयर से संबंधित होगा, और क्या होता है? जो स्मोक होता है, धुआं होता है, वो एग्जाम्पल होता है एरोसोल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन? जो विच गैस यूज टू आर्टिफिशियली कुक ग्रीन फ्रूट? जो ग्रीन फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने के लिए एक गैस जो है यूज होती है, और वो गैस होती है इथिलीन, ठीक है, याद रखिए। जो है ग्रीन फ्रूट्स को पकाने के लिए गैस यूज होती है, उसे हम कहते हैं इथिलीन, ठीक है, इथिलीन या इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन बैटरी? तो बैटरी में जी सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है, याद रखिए, बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इजी है, चौक का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का रासायनिक नाम क्या है?
कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चौक जो होता है ना जो हम यूज करते हैं लिखने के लिए, उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, ठीक है, जो परमाणु रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, वो किससे रिलेटेड है? इससे हम और भी क्वेश्चंस ले चुके हैं पहले भी। तो उसमें क्या होता है? यूरेनियम। यूरेनियम जो है वो ईंधन के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हमारा ये जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी थी? देखिए बहुत इजी है इसको याद करना। पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली जो मिसाइल है उसका नाम भी यही रखा गया है, पृथ्वी। ठीक है, विच इज द फर्स्ट सक्सेसफुल डेवलप्ड इंडिजियस मिसाइल टू हिट इंडियाज अर्थ टू अर्थ इज पृथ्वी। याद रखिए, पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली जो मिसाइल है उसका नाम है पृथ्वी। तो ये हुए हमारे 100 क्वेश्चंस। ठीक है, होप आपको ये जो है बहुत ही, आपको जो है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ठीक है, उससे हमारे जो लेटेस्ट वीडियो के आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और साथ के साथ अब हम प्रैक्टिस सेट भी कराने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिवाजन एडुकेयर एंड आई एम तुलसी। कैसे हैं आप सब? और आपने थंबनेल चेकआउट किया होगा। आज हम करने वाले हैं इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ओके, बस हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पर हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। उसके बाद आपको देखना है प्लस, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। आपको रीजनिंग कैसे आते हैं? रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं और उसके 30 मार्क्स। इट मींस 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ओके, बस हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पर हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। उसके बाद आपको देखना है प्लस, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए?